Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We are studying second year of hitchhiking across the Sahara Desert. Let's start reading. तमन रास्त was reached at last. बिल आकर वो तमन रास्त पहुंच गए. And here Christopher made one of his most valuable contacts. तमन रास्त पहुंचने के बाद क्रिस्टोफर ने अपना इंतहाई ज़्यादा काबिल कदर ताल्लुक कायम किया. This was Professor Claude Ballengardner, a remarkable Frenchman who has devoted himself to helping Neotaric people. और ये जो एक लिंक, एक रब्त, एक ताल्लुक कायम किया क्रिस्टोफर ने, वह प्रोफेसर क्लाउड बैलेंगर्नर था, जो एक फ्रांसीसी शख्स था. और उस प्रोफेसर ने अपने आप को वहाँ पर मौजूद तौरक कबीला उनकी खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था. He succeeded in convincing them that education would be useful to them. और प्रोफेसर ने उन कबायली जो लोग थे वहाँ के, उनको इस बात पर कायल कर लिया था कि तालीम उनके लिए बहुत बेहतर है. The most wisely, he adapted himself to their habits and customs, so that he could help them to get the most from their own natural way of life. तो इंतहाई दानिशमंदी के साथ प्रोफेसर ने अपने आप को उनके तौर तरीकों के मुताबिक तब्दील कर लिया, ताकि वो उनके कुदरती और फितरती अंदाज में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके. Rather than persuade them to adopt western habits unsuited to their land and traditions, कि अपने आप को उनके तौर तरीकों के मुताबिक ढाल लिया. और अगर प्रोफेसर कोशिश करता कि उन कबायली लोगों को अपने मगरबी तौर तरीकों पर बदलने की कोशिश करता, वो काफ़ी मुश्किल और नामुमकिन दिखाई देता था. Ballengardner acted as Christopher's guide, host and friend while he was in Tamanrast. तो जितना अरसा तक क्रिस्टोफर उस इलाके में रहा, वो बैलेंगर्नर के साथ रहा. तो यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है जो बोर्ड में आ भी चुका हुआ है कि हु वॉज प्रोफेसर क्लाउड बैलेंगर्नर. ये अलग से सवाल है. और दूसरा सवाल जो इसी मुनासबत से बन सकता है, हाउ डिड क्लाउड बैलेंगर्नर हेल्प क्रिस्टोफर, कि उस प्रोफेसर ने क्रिस्टोफर की किस तरह से मदद की. तो जब तक तमन रास्त में रहा क्रिस्टोफर, तो बैलेंगर्नर ने उसके होस्ट के तौर पर, उसके दोस्त के तौर पर, मेज़बान के तौर पर उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की. With his assistance, Christopher was able to spend a week in the encampment of the Tuareg Emanikol. और तकरीबन एक हफ्ता क्रिस्टोफर वहाँ पर रहा, और उस एक हफ्ता के दौरान क्रिस्टोफर उस कबीले का जो सरदार था, बादशाह था एमानिकॉल, उसी के खैमे में मेहमान के तौर पर रहा. An experience which he found fascinating, और क्रिस्टोफर के लिए एक बहुत ही दिलकश किस्म का तजर्बा था ये. The Tuaregs, though their life is primitive, are a people of great dignity, extreme honesty and high intelligence. वो कबीला जो वहाँ पर मुतमक्कन था, रहता था, उस कबीले के लोग इंतहाई कदीम तर्ज के तारीख़ के हामिल थे, और उन लोगों में डिग्निटी, एक्सट्रीम ऑनेस्टी एंड हाई इंटेलिजेंस, वो अपनी वज़ा के एतबार से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे, और आला वक़ार के हामिल थे, और दयानत, जहानत खासी पुरानी तारीख़ की हामिल थी. In preparation for his visit, Christopher learned to ride a camel, a task which he found more difficult than it looks. और उसी मुलाकात की तैयारी के सिलसिले में क्रिस्टोफर को ऊंट की सवारी का भी सिखाया गया, तरीका बताया गया किस तरह से ऊंट पर सफ़र करना है. और ये ऊंट पर सफ़र करना जितना दिखाई देता था, उससे ज़्यादा मुश्किल महसूस हुआ. During his first lesson, he was thrown over the animal's head 3 times and once over its rear. तो पहले ही सबक के दौरान क्रिस्टोफर 3 दफ़ा ऊंट की गर्दन पर से और 1 दफ़ा उसके कोहान के पीछे से गिरा. It was on this formidable type of transport that he was to continue his Sahara journey. और इसी खौफनाक जरिए सफ़र से उसने सहरा के अंदर अपने बाकी मांदा सफ़र को जारी रखना था. There were no more trucks. और बाकी मांदा सफ़र में कोई ट्रक नहीं आने थे. Ballengardner arranged for one of his most educated pupils, a young Tuareg noble named Boubacar. बैलेंगर्नर ने अपने सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता जो शागिर्द था,
इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जिसका नाम बॉब बेकर था, उसको क्रिस्टोफर के साथ भेज दिया और उसने टू एक्ट एज गाइड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द 1280 किलोमीटर्स जर्नी फ्रॉम थमनरास टू टिम्बकटू। और उस शागिर्द ने, प्रोफेसर के उस शागिर्द ने क्रिस्टोफर के साथ 1280 किलोमीटर का फासला जो टिम्बकटू तक रह गया था, वो एक रहनुमा के तौर पर हमराह जाना था। द स्टार्ट वॉज मेड एट डॉन, सुबह सहरी के वक्त सफर का आगाज किया गया। वो बेकर एंड क्रिस्टोफर ईच ऑन अ कैमल विद अ थर्ड कैरिंग क्रिस्टोफर सप्लाईज। क्रिस्टोफर और उसका जो उस वक्त का रहनुमा था ये वो बेकर, दोनों अपने अपने ऊंट पर सवार थे और तीसरा ऊंट इजाफी जिस पर उनका सामान लादा गया था। It would probably by 2 or 3 weeks before the next village was reached. तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का सफर था। चूंकि ऊंट पर जा रहे थे और इंतहाई सुस्त रफ्तारी से सफर होना था, तो कम से कम अगला गांव आने में 2 से 3 हफ्ते तक का सफर करना था उनको। So it was essential for him to take enough food and drink to last that time. इसलिए उनके लिए मुनासिब था कि जब तक सफर खत्म नहीं होता उस वक्त तक के लिए खाना और पानी साथ रखें। Out in the burning desert there are no villages to turn to if food runs short. और उस जलते हुए सहरा में अगर खाने की किल्लत हो जाती है तो मजीद गांव नहीं आने थे। अब तक के पैराग्राफ में जो हमने डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े उनके मीनिंग्स और सिनोनिम देख लेते हैं। डिवोटेड होता अपने आप को वक्फ कर लेना, कमिटेड, कंसंट्रेटेड और रिजर्व्ड। गेट द मोस्ट आउट ऑफ देम, इसका सिनोनिम है बेनिफिट, प्रॉस्पर्ड, टेक एडवांटेज ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है अनसुटेड, जो उनके लिए गैर मुनासिब था, मिसमैच्ड, क्लैशिंग या इल सुटेड। Next word supplies means goods या stock. Next paragraph. The most difficult and dangerous stage of the journey now had to be endured. अब उस सफर का सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन और खतरनाक तरीन जो मरहला था उसको सामना करना था, उसको बर्दाश्त करना था। It began when Christopher was handed over by the leader of a big caravan to a small group who were willing to go to Kidal, about 560 kilometers from Timbuktu. अब वो बड़ा कारवान जिसके साथ क्रिस्टोफर जा रहा था, उसके रहनुमा ने क्या किया, क्रिस्टोफर को एक छोटे से कारवान के हवाले कर दिया जो किदाल जा रहा था, और किदाल टिम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। The little party, 2 Tuaregs, a slave and Christopher began by setting out to find a well which was on their route. वो छोटी सी जो मुख्तसर सी पार्टी, वो ग्रोह था जिसमें 2 वो टॉरक कबीले के लोग, एक गुलाम और क्रिस्टोफर, ये 4 अफराद पर मुश्तमिल वो छोटी सी पार्टी, वो सेट आउट अपने रास्ते मौजूद कुएं को तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए। इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश देयर वाटर बैग्स, और उसका मकसद क्या था, कुआं तलाश करना, रिप्लेनिश भरना, ताकि वो अपने मशकीज़े को भर सके। दे रीच्ड इट एट लास्ट एंड इट वाज बोन ड्राई, वो बिल आकर कुएं तक पहुंचे लेकिन वो बोन ड्राई, हड्डी की तरह खुश्क था, यानी बिल्कुल खुश्क, पानी का एक कतरा भी ना था। There was only 1 tin of food left in Christopher's pack, and the 4 of them shared the beans it contained. अब क्रिस्टोफर के पास महज चनों का एक, जो चने खाने के लिए भुने हुए चने रखे थे, पार्श ग्राम्स, वो भुने हुए चनों का महज एक डिब्बा बाकी था और उस डिब्बे को 4 लोगों ने मिलकर बांटकर खाया। His guide carried no food at all. जो उनका उस वक्त का रहनुमा था, उसके पास खाने का एक दिन का भी दाना भी मौजूद ना था। And very little water, और पानी भी ना होने के बराबर था। By the time darkness came, Christopher's water supply was down to 1 liter. और जब तारीकी छा गई यानी शाम तक, क्रिस्टोफर के पास भी जो पानी बाकी था वो महज 1 लीटर बचा था। At this point, 20 large vultures were discovered, and these stood watching the travelers with interest, making up their minds whether they wanted white or dark meat for the meal they were sure they would soon be eating. तो शाम के वक्त क्रिस्टोफर ने देखा कि 20 बड़े बड़े गिद्ध रूनुमा हो चुके हैं
और वो गिद्ध इन मुसाफिरों को देखकर ये ज़हन बना रहे थे कि क्या वो सफ़ेद रंग का गोश्त खाएंगे या स्याह रंग का गोश्त खाएंगे। क्रिस्टोफर वाइट था और उनके जो बाकी गुलाम या वो टॉरक कबीले के लोग स्याह थे। तो वो गिद्ध ये ज़हन बना रहे थे जिनका उनको यकीन भी था कि जल्दी वो गोश्त खा रहे होंगे। द वल्चर्स वर टू बी डिसअपॉइंटेड, लेकिन उन गिद्धों को मायूस होना पड़ा। द 4 men went to sleep early, a desert custom. वो चारों लोग जल्दी सो गए, चूंकि सहरा की ये एक रस्म थी। When travelers are hungry or thirsty and next morning were still alive, कि सहरा की रस्म ये थी कि अगर भूखे हों और प्यासे हों और खाने पीने के लिए कुछ ना हो तो जल्दी सो जाएं और अगली सुबह वो चारों जिंदा थे। They had just enough water left to make 1 cup of tea each and then set off for the next waterhole about 5 hours distant. उनके पास महज इतना पानी था कि जिसके जरिए वो सबके लिए एक एक कप चाय बना सकते थे और उसके बाद वो अगले कुएं के लिए चल पड़े जो 5 घंटे की मुसाफत पर था। When they reached it, जब वो उस कुएं तक पहुंचे, just before the hottest part of the day, they found that this too, like the previous hole, was completely dry. और जब वो 5 घंटे की मुसाफत के बाद उस कुएं पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो कुआं भी पिछले कुएं की तरह बिल्कुल खाली था। The next waterhole was 2 days away and the travelers now had neither food nor water. और अगला कुआं 2 दिन की मुसाफत पर था और अब उनके रास्ते में अब उनके पास न पानी था न खाना था। The future looked grim. मुस्तकबिल तारीक नजर आता था। There was just one chance of survival. अब बचाव का बका का सिर्फ एक मौका था। One of the 6 camels could be killed. उनके पास 6 ऊंट थे, उन 6 ऊंटों में से एक को ज़िबा किया जाना था। The decision was made. फैसला किया गया। Christopher being asked to pay his share of the cost. और क्रिस्टोफर को पूछा गया कि वो अपने हिस्से का खर्चा अदा करेगा जो कि ऊंट खरीद कर ज़िबा करना था। To which he willingly agreed. और उस बात पर obviously कि जिंदा तो रहना था, क्रिस्टोफर भी मान गया कि वो अपना हिस्से का खर्चा अदा करेगा। Strangely enough, हैरत की बात यह थी, to which he, strangely enough, as soon as the camel was picked for the slaughter, it seemed to know what was to happen and started screaming at the top of its voice. अजीब बात यह थी कि जैसे ही ऊंट को ज़िबाह करने के लिए चुना गया, उस ऊंट ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। When the victim was killed, the liquid in its stomach was caught in a water bag by the slave. तो उसको ज़िबाह करने के बाद गुलाम ने उसके मैदे में से हासिल होने वाले पानी को एक मशकीज़े में भर लिया। It would be hard to think of a less appetizing drink. Less appetizing यानी कि भूख लगाने वाला, कम भूख लगाने वाला, then the greenish fluid, जो कि वो ऊंट चारा खाता था, तो उसको जब पानी मैदे में से हासिल करना था तो मैदे में से पानी निकाला गया, उसमें से उस चारे के जर्रात भी शामिल थे। Like thin blood produced from this source, और बिल्कुल यूं लगा कि जैसे उसमें एक पतला सयाल खून उसके अंदर शामिल हो। तो इस जरिए से जो पतले खून जैसा सब्ज रंग का सयाल बरामद हुआ, इससे ज्यादा सख्त और बदमजा मशरूब का मुहाल तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। Even the Tuaregs made faces as they drank it. जब उन टॉरेग उस कबीले के लोगों ने भी पानी पिया, वो भी मुंह बना रहे थे। क्रिस्टोफर could not tackle it. और क्रिस्टोफर उस पानी को बिल्कुल नहीं संभाल पाया, उससे नहीं निमट सका। Parched though he was, और वो प्यास से जल भुन तो गया था। Until he had boiled, हत्ता कि उसने उस पानी को उबाल लिया। And even then he had to hold his nose while he drank it. उबालने के बावजूद जब क्रिस्टोफर ने उस पानी को पिया, उसने अपना नाक बंद कर लिया। Somehow he got it down. किसी न किसी तरह से उसने उस पानी को हलक नीचे उतार ही लिया। Together with the camel's flesh, the unappetizing liquid
kept them going for another 2 days. दोनों चीजें यानी उस ऊंट का गोश्त और उसके मैदे में से हासिल होने वाला वो बदमजा मशरूब, इन दोनों चीजों ने उनको मजीद 2 दिन जिंदा रखा। इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। ग्रिम मीन्स होपलेस, डार्क, ब्लीक, मर्की। पिक्ड मीन्स चोजन या सिलेक्टेड, उस ऊंट को जो मुंतखब किया गया था, प्रेफर्ड। विक्टिम मीन्स प्रे या सफरर। लेस एपिटाइजिंग, बिटर, डिसटेस्टफुल। टैकल, हैंडल, कोप, डील विद। पार्च्ड, डिहाइड्रेटेड, थर्स्टी, ड्राई, sear. Unappetizing, distasteful, gross, unappealing. Next paragraph. The region through which they were passing was known as the land of thirst and death. जिस इलाके से इस वक्त वो गुजर रहे थे, उस इलाके को प्यास और मौत की वादी कहा जाता था। And the name was well chosen. और जिसने भी ये नाम मुंतखब किया था बहुत ही अच्छे अंदाज में मुंतखब किया था। इट वॉज एन एरिया नोटोरियस फॉर सैंडस्टॉर्म्स एज वेल एज फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स। ये ऐसा इलाका था, नोटोरियस कहते किसी बुराई की वजह से मशहूर होना, ये ऐसा इलाका था जो सैंड स्टॉर्म्स, रेत के तूफानों और खुश्क कुओं की वजह से मशहूर था। क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस वन ऑफ देम, और इन दोनों चीजों में से एक का तजर्बा क्रिस्टोफर ने देख भी लिया। Shortly after the midday stop on the following day, the camels all instinctively turned off their course to the right. कुछ ही देर बाद कि जब ऊंटों के लिए कुछ ही देर के बाद जब दिन के दौरान क़याम का इरादा किया गया तो ऊंटों ने फितरती तौर पर दाएं तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, making for the nearest depression in the waste of sand. The reason presently became clear to Christopher as he gazed at the horizon. और ऊंटों ने जो गहरा सा गड्ढा था उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद क्रिस्टोफर को वजह सामने आई, या फिर जाके पता चला जब उसने हॉरिजन उफक की जानिब देखा। It was incredible. ये इंतहाई शानदार बात थी। The dunes seemed to be on fire. रेत के टीले जलते हुए नजर आ रहे थे। The peaks were melting away and the whole horizon was changing shape. वो चोटियां तो वो रेत की थी, रेत के टीले ही थे जो बड़े बड़े थे, वो चोटियां पिघलती हुई दिखाई दी और पूरे का पूरा उफक शक्लें बदल रहा था। Then, as it started to get dark, I heard a sound like wind blowing through the leaves of a tree. और फिर तारीकी छाना शुरू हो गई और साथ ही हल्की हल्की हवा की आवाज भी आना शुरू हुई जो पास दरख्त था उसके पत्तों से। His companions made signs for him to hide himself behind his camel and cover his head. उसके दोस्तों ने उसको इशारा किया कि अपने आप को ऊंट के पीछे छुपा ले और अपने सर को ढांप ले। He did so. उसने ऐसा ही किया। But the force of the storm when it struck was too great to be avoided. लेकिन जब तूफान टकराया उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उससे बच न सका। Even with the camel's body as a shield, हत्ता के ऊंट के जिस्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के बावजूद I could feel the impact, the wall of sand that came streaming along the earth. मैं उस दबाव को महसूस करता था जो रेत की दीवार से उसके साथ बनती जा रही थी। The wind found even the smallest opening in my clothes. और उस आंधी ने मेरे कपड़ों में हर छोटे से छोटे सौराख को भी तलाश कर लिया। And the sand felt like needles. और रेत जो टकराती वो सुइयों की तरह चुभती हुई महसूस होती। There was nothing he could do but crouch down waiting for the storm to finish. वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि घुटनों के बल झुक के तूफान के खत्म होने का इंतजार कर सके। While the sand steadily piled up on top of him. और इसी दौरान रेत मुसलसल उसके ऊपर जमा होती जा रही थी।
he found himself recalling a true story that just such a sandstorm many years earlier had completely buried a huge caravan of 1,200 camels without leaving a trace of them. इसी तूफान के दौरान उसको एक हकीकी वाक़या याद आया कि रेत के एक तूफान ने 1200 ऊंटों पर मुश्तमिल एक कारवान को उसी रेत के तूफान के तले दबा के उनका निशान तक खत्म कर दिया था। इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। क्राउच डाउन, घुटनों के बल झुकना, स्टूप, कवर, बेंड डाउन या डक। शील्ड मीन्स डिफेंस, कवर, प्रोटेक्शन। इम्पैक्ट, दबाव, फोर्स, ब्लो, बर्न्ड। पायर्ड अप, गैदर्ड, एक्यूमुलेटेड, हीप्ड। बरीड, दफन हो जाना। कवर्ड अप, कंसील्ड, hid. Next paragraph. The present storm fortunately was less drastic. मौजूदा तूफान खुशकिस्मती से कम नुकसानदेह था, कम तबाहकुन था, and lasted only half an hour. और ये तूफान सिर्फ आधा घंटा जारी रहा. But they all had 75 millimeters of sand completely covering them. लेकिन इसके बावजूद उन पर 75 मिलीमीटर रेत जमा हो चुकी थी. And it did not need much imagination to understand how a party could easily be buried and suffocated. और इस चीज का तसव्वुर करना ज्यादा मुश्किल ना था कि वो बड़ा कारवान 1200 ऊंट वाला किस तरह से एक रेत के बड़े तूफान में दब के खत्म हो गया होगा। सफोकेटेड, दम घुट जाना, कि जैसे रेत के नीचे दब गए होंगे, उनको सांस आना बंद हो चुका होगा। खिदाल was the last town on his road before Timbuktu itself. उनके रास्ते में टिम्बकटू तक पहुंचने से पहले किदाल आखिरी इलाका था, but there were still over 450 kilometers of grim desert to be crossed. लेकिन अभी भी 450 किलोमीटर का सहरा का इंतहाई खतरनाक हिस्सा अबूर करना बाकी था। This proved to be the loneliest and most arduous stage of the whole desert crossing. और ये इलाका जो अब वो पार कर रहे थे 450 किलोमीटर का, ये इंतहाई वीरान और दुश्वार इंतहाई मुश्किल, जिसको पार करना मुश्किल हो जाता है, तो दुश्वार तरीन मरहला साबित हुआ। The stress of desert travel had affected him physically. चूंकि मुसलसल वो काफी अरसे सहरा से गुजर रहा था, इसलिए सहरा के इस सफर ने उसको जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा मुतासर किया। इसी पर एक सवाल भी बोर्ड में जो आ चुका हुआ है, हाउ डिड द ट्रैवल अफेक्ट क्रिस्टोफर फिजिकली? His hand had become so cracked that he could hardly use his camera. उसके हाथ इतने कट फट चुके थे क्योंकि खुश्की बहुत ज्यादा थी, रेत है, मुसलसल धूप है, हीट है, तो मुसलसल हिद्दत की वजह से उसके हाथ खराब हो गए और अपने खराब हाथों की वजह से वो अपना कैमरा भी बड़ी मुश्किल इस्तेमाल कर सकता था। टू एड टू हिज ट्रबल्स, अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा करते हुए, he took his camel one day across a huge slab of rock on a slight incline. उसने अपने ऊंट को एक ढलवान सी बनी हुई थी उस बड़ी सी सिल की तरफ ले गया। Then he realized that it was covered with tiny stones. फिर उसे पता चला कि ये कोई चट्टान नहीं है, बल्कि छोटे छोटी कंकरियों पर मुश्तमिल एक पहाड़ सा बना है। Then he realized it was covered with tiny stones. His camel fell heavily. और उसका ऊंट उस कंकरियों पर मुश्तमिल चट्टान पर से बुरी तरह गिर गया। Knocking him off his back. यकीनी बात है, अगर ऊंट गिरा तो उसने क्रिस्टोफर को भी उस अपनी कमर के ऊपर से गिरा दिया। And though it was not really injured, अगरचे वो जख्मी ना हुआ, it was so shocked and frightened that he could not write it for some time. और वो उसके लिए इतनी ज्यादा ये सदमे वाली, हैरानी वाली, तकलीफ वाली बात थी कि काफी देर तक ऊंट ने क्रिस्टोफर को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। But had to follow it on foot, और क्रिस्टोफर को उस ऊंट के पीछे पैदल चलना पड़ा। Another little incident served as a reminder that the desert has many ways of destroying its victims. एक और वाकया
जो क्रिस्टोफर के जहन में याददाश्त के तौर पर मौजूद था कि सहरा के पास अपने शिकार को मारने के कई तरीके हुआ करते हैं। क्रिस्टोफर was helping to gather stones to place it in the fire. तो क्रिस्टोफर मदद कर रहा था to gather stones, पत्थर इकट्ठे करने में, to place in the fire for the kettle or pan to stand on. चूंकि रेत के ऊपर तो बराह रास्त आग नहीं जलती, तो उन्होंने एक बेस बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों की एक तह बनाई, उसके ऊपर वो लकड़ियां रख के फिर उसके ऊपर केतली रख के वो उसे गर्म कर सकें। तो इसलिए क्रिस्टोफर मदद कर रहा था कि पत्थर इकट्ठी करे ताकि उसके ऊपर आग जला के उसके ऊपर केतली रखी जाए। He picked up one large rock to find a 4-foot snake coiled under it. जैसे उसने एक बड़ी सी सिल उठाई पत्थर की, तो उसके नीचे एक 4 फुट का सांप कुंडली मारे हुए बल खाए हुए बैठा था। It uncoiled, जैसे उसने उस एक स्लैब सी थी, पत्थर थी, जैसे उसने उस सिल को उठाया, उसके नीचे सांप ने एकदम क्रिस्टोफर हमला कर दिया और उससे बचने क्रिस्टोफर ने पीछे को जंप कर दिया ताकि उससे बच सके। वो जैसे उसने उस सिल को उठाया तो एक 4 फुट के सांप जो उसके नीचे कुंडली मारे बल खाए बैठा हुआ था उस पर हमला कर दिया। It uncoiled rapidly and struck, but it managed to jump back just in time to avoid the deadly fangs. जैसे उसने उसे उठाया तो सांप ने बल खोले और उस पर हमला कर दिया और क्रिस्टोफर ऐन वक्त पर उसके जहरीले दांतों से पीछे छलांग मार के बचने में कामयाब हो गया। The guide's slave killed it with a stone. उस गाइड जो रहनुमा था उनका, उसके गुलाम ने एक पत्थर की मदद से उस सांप को मार दिया, indicating by gestures that it was a very poisonous specimen. और उस गुलाम ने इशारों से क्रिस्टोफर को समझाया कि यह बहुत ही खतरनाक सांप था। A day later he caught his first glimpse of Timbuktu. एक दिन बाद उनको टिम्बकटू की पहली झलक दिखाई दी। He had reached his goal at last and his journey had taken him across 3,200 kilometers of desert. बिल आखिर वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गया और उसके लिए उसने सहरा का 3200 किलोमीटर का फासला अबूर किया। This was the end of his main journey. ये उसके पहले सफर का बराह रास्त इख्तिताम था, but it was by no means the end of his adventures. लेकिन किसी भी तरह से ये उसकी मुहिमात का इख्तिताम नहीं था। The stay in Timbuktu had enabled him to recover some of the weight he had lost in the desert, and he was beginning to feel fit and well. टिम्बकटू में उसने कुछ अरसा कयाम किया और उस कयाम के दौरान जो वजन वो खो चुका था सफर में, वो बहाल करने में कामयाब हुआ। He experienced a curious longing. उसमें एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। To see some more of the strange and mighty desert before leaving the country, perhaps for good. और ख्वाहिश क्या थी? वो कहता है कि इससे पहले कि मैं फॉर गुड हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़ जाऊं, मैं इसके कुछ और भी स्ट्रेंज, अजीबोगरीब एंड माइटी और ताकतवर किस्म के हिस्सों को देखना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स: क्यूरियस मीन्स अजीबोगरीब, ऑड unusual, peculiar, bizarre, impertinent, inquisitive. Suffocated means stifled, choked. Incline next word है, incline, slope, ascent, gradient. Next word fangs, teeth, जो सांप के दांत जिससे वो जहर मुंतकिल करता है, fangs कहते हैं, teeth, canines, incisors. Next word है specimen, meaning kind, sample, species. Next word है arduous, difficult, exhausting, laborious, burdensome. Next word cracked, meanings इसके damaged, broken, chipped. Next word है incline, slope, ascent, gradient. Next word reminder, means keepsake, expression, indication. Next word है coiled, जैसे कुंडली मार के हमने वर्ड पढ़ा अभी, बल खाए हुए बैठना। कर्ल्ड, रोल्ड,
spiraled. Glimpse एक झलक, glance, impression, sightning. Last word है longing, means desire, craving, urge. Next paragraph. A sudden decision was made. फौरी तौर पर फैसला किया गया. He sent a telegram to Professor Claude Balguerin in Tamanrasset and then flew rapidly eastward by plane. उसने प्रोफेसर जो उस वक्त प्रोफेसर क्लाउड बैलग्वेरन जो उसका होस्ट रहा था पहले और उस वक्त प्रोफेसर तमनरास में था, उसने उसको पैगाम भिजवाया और खुद हवाई जहाज के जरिए ईस्टवर्ड मशरक की जानिब चला गया. उसने तमनरास में प्रोफेसर क्लाउड बैलग्वेरन को पैगाम भेजा और फिर तेजी से हवाई जहाज के जरिए मशरक की तरफ परवास कर गया. Partly across the land of thirst and death across which he had so painfully toiled, और कुछ फासला उसने उसी वादी के ऊपर से किया जिसको मौत की वादी कहा जाता है, जहां से गुजरते हुए इंतहाई दिक्कत का सामना करना पड़ा था. From Agadez he traveled north to meet Balguerin. एगडस से वो शुमाल की जानिब चल पड़ा जहां पे उसने बैलगोरन से मिलना था. Partly in a hired jeep with a French lieutenant, partly by camel. कुछ फासला उसने एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट की जीप में किराए पर हासिल की और कुछ फासला उसने ऊंट पर तय किया. The arrangement was that the professor would drive south in his jeep from Tamanrasset to a well at in Abengaret, where Christopher would wait for him. तो उन दोनों में अरेंजमेंट बात ये तय पाई थी कि प्रोफेसर ड्राइव साउथ जनूब की तरफ अपनी गाड़ी में आएगा तमनरास तक, जहां पे एक कुआं था इन अबेनगैरेट के मुकाम पर, और क्रिस्टोफर उसी जगह पर उसका इंतजार करेगा. इफ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे, और अगर किसी वजह से क्रिस्टोफर मुकर्रर दिन तक उस जगह तक नहीं पहुंचता, then Balguerin would continue south on the primitive road towards Agadez. तो बैलगोरर उसी जो कदीमी सड़क थी जुनूब की जानिब उसी तरह आगे एगडस तक चलता जाएगा. Unfortunately, बदकिस्मती से the caravan with which Christopher was traveling insisted on making a lengthy detour to water their camels at a well. बदकिस्मती से जिस कारवान के साथ क्रिस्टोफर जा रहा था वो इस बात पर जिद करने लगे कि वो अपने ऊंटों को पानी पिलाना चाहते हैं, इसलिए अ लेंथी डिटोर एक लंबा चक्कर काट के आगे जाएंगे. सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, और वो कुआं सड़क से हट के आता था. द अमेरिकन इंसिस्टेड ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन एज सुन एज पॉसिबल. अमेरिकन यानी क्रिस्टोफर अमेरिकन था और वो उनको बार बार इशारे से कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वापस उस सड़क की तरफ चले. Expressing himself vigorously to the leader by signs as they could not speak each other's language. और क्रिस्टोफर उस कारवान का जो लीडर था उसको इशारों से समझा रहा था कि जल्दी करें क्योंकि वो एक दूसरे की जुबान नहीं जानते थे. But by the time they got back to the road, 2 days had been lost. लेकिन जब वो मरकजी सड़क पर पहुंचे उनको 2 दिन का इजाफी वक्त लगाना पड़ा. The caravan presently left the route, but a boy acted as guide to lead Christopher to the well at in Abengaret. कारवान तो अपने असल रास्ते से हट के अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ा, लेकिन क्रिस्टोफर ने उस कुएं तक पहुंचना था, इसलिए कारवान वालों ने एक लड़के को क्रिस्टोफर के साथ भेज दिया जो कुएं तक उसके साथ जाएगा. It was reached just at nightfall and the following morning the boy went back. जैसे रात ढली उस वक्त वो कुएं तक पहुंच गए और अगली सुबह होते ही वो लड़का भी क्रिस्टोफर को कुएं पर छोड़ के रवाना हो गया. Leaving Christopher alone to await the arrival as he supposed of the professor from the north. और क्रिस्टोफर वहां पर अकेला रह गया और वो लड़का चला गया और क्रिस्टोफर शुमाल की जानिब से प्रोफेसर के आने का इंतजार करने लगा. There is no village at in Abengaret. जिस जगह पर क्रिस्टोफर रुका इन अबेनगैरेट के मुकाम पर कोई गांव नहीं था. The only building is a burj.
एक ही इमारत थी जो एक बुर्जी सी बनी हुई थी, एक छोटा सा मड हाउस बना हुआ था, which is a simple mud structure consisting of a roof and 4 walls with one hole to serve as a window and another to serve as a door. वो एक छोटी सी मड की यानी कि जो पुराने मट्टी के बने मकानात होते हैं वैसा था, जिसकी एक छत थी और 4 दीवारें, और 2 दीवारों में एक छोटे छोटे सुराख से दरवाजा नुमा या खिड़की नुमा सुराख रखे हुए थे, जो एक दरवाजे के तौर पे और दूसरा सुराख खिड़की के तौर पर काम देता था। द वेल इज अबाउट 275 मीटर्स अवे, और उस बुर्जी से कुआं 275 मीटर दूर था। आज तक हमारा यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है। इसके बाकी हिस्से के साथ इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ आपका।